देवजी स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियोज में हमने 16 महाजनपदों के उदय और उनमें सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में देखा। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य के अंतिम नंद शासक घनानंद को अपने गुरु चाणक्य की सहायता से पराजित करके 25 साल की आयु में मौर्य राजवंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। भारत के फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़े पॉलिटिकली यूनिफाइड भारत पर शासन किया। उस वक्त मौर्य साम्राज्य का विस्तार वेस्ट में हिंदुकुश पर्वत से लेकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक और नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में मैसूर कर्नाटका तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय मौर्य साम्राज्य की बाउंड्री ईरान से मिलती थी। मौर्य साम्राज्य का जो कैपिटल था, राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज का पटना है। उस वक्त 5 प्रोविंसेस में मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से डिवाइड किया गया था। नॉर्थ प्रोविंस जो उत्तरी प्रांत था, उत्तरापथ भी कहते थे इसे, इसकी कैपिटल जो राजधानी थी तक्षशिला थी। साउथ प्रोविंस दक्षिणी प्रांत था, दक्षिणापथ भी कहते थे, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी जो आज के कर्नाटक में। वेस्टर्न प्रोविंस पश्चिमी प्रांत अवंतीपथ था, जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी। ईस्टर्न प्रोविंस पूर्वी प्रांत प्राच्यपथ भी कहलाता था, उसका कैपिटल तोसाली जो कलिंगा में पड़ता है। सेंट्रल प्रोविंस केंद्रीय प्रांत जो मगध था, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी, आज का पटना। इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे जैसे तक्षशिला और उज्जैनी, वहां राजकुमारों का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। प्रिंसेस ही वहां के गवर्नर हुआ करते थे। तक्षशिला का राज्यपाल कुणाल था और सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त था। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है हिस्ट्री में, हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। पहला, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय के प्रशासनिक और सैन्य संगठन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलता है। दूसरे हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ग्रीक ऑथर्स के द्वारा यूज किए गए सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। और प्लूटार्क और एरियन दोनों ही ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। इसके बाद है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कभी 302 से लेकर 288 ईसा पूर्व के बीच में भेजा गया ग्रीक एम्बेसडर, मतलब राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 साल तक रहा था। उन्होंने अपनी बुक इंडिका में प्राचीन भारत के रिच डाइवर्स इंडियन कल्चर्स, ज्योग्राफी, मौर्यन एम्पायर सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन और उस वक्त के फ्लोरा और फौना के बारे में लिखा। और स्ट्रैम्बो ने मेगास्थनीज के वृतांत को फॉल्स एंड अनबिलीवेबल कह दिया था। विशाखा दत्त के 3 बुक हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य को मेंशन किया गया है। एक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का बेटा कहा गया है। उन्हें कुलहीन और वृषल भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखा है। दूसरी बुक है अभिसारिका वचितक और तीसरी बुक है देवी चंद्रगुप्त। इनमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन किया हुआ है। एक बौद्ध ग्रंथ है महानोबिन्स। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य नगर में जन्मे राजकुल का बताया गया है। हेमचंद्र के परिशिष्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया का नाती बताया गया है। क्षेमेंद्र ने एक बुक लिखी है संस्कृत में, नाम है बृहत कथा मंजरी। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्योर बर्थ के बारे में बताया गया है। सोमदेव के क्या सरित सागर में भी ऐसा ही कहा गया है। जस्टिन ने कोट्स और अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर महान के मीटिंग का उल्लेख किया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख यानी जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन से पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार का प्रमाण मिलता है। सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्त ने इरिगेशन डैम, जो सिंचाई के लिए बांध बनाते हैं, वो बनाया था। और सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया। जो नहर है वो तुषास्प, जो यवन राजा थे, उन्होंने भी बनवाया था। पहाड़ स्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल पर विजय के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत पर भी जीत हासिल की थी और इसकी जानकारी अशोक के इंस्क्रिप्शंस मतलब अभिलेख के अलावा अहनानूर और पुरनानूर नाम के तमिल ग्रंथों से भी मिलती है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिनी के अनुसार कश्मीर भी मौर्य साम्राज्य का ही भाग था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी और यहीं पर
शैव धर्म का एक उपासक था जालौक, उसको अशोक ने यहाँ का शासक बनाया। जानते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके महामंत्री भी थे। उन्होंने नंदवंश के अगेंस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और उनके अंतिम राजा धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था और चाणक्य ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और वहीं के आचार्य। अर्थशास्त्र के लेखक और ऋषि चाणक्य के पुत्र चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पुराणों में द्विजर्षम मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। वे समस्त भारत का एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन चाहते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में सफल हुआ था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। इसमें 15 अधिकरण, 180 चैप्टर और 6000 श्लोक तब के राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र और धर्म पर है। इसमें राजनीति शास्त्र, शासन के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, जैसे कि मैकियावेली के प्रिंस में है। इसके 6ठे अधिकरण में स्टेट के 7 बॉडीज प्रिंसिपल्स राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र का डिस्क्रिप्शन है। इसके भूमि छिद्र विधानम नाम के चैप्टर में भूमि छिद्र के बारे में लिखा है। भूमि छिद्र का मतलब है ऐसी जमीन जो कृषि योग्य नहीं, मतलब जहां पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए 18 प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिन्हें अमात्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जीता। सेल्यूकस का आक्रमण 305 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, के साम्राज्य के शासक सेल्यूकस निकेटर की सेना को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था और संधि करके 500 हाथी दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री लेडी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और संधि में एरिया, जिसे हेरात, अराकोर जो कांधार था, जेड्रोसिया और पेरोपनिसाडाई जो काबुल में था, उसके रीजन्स डॉरी के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को शादी के वक्त दिए थे। जो पहला जैन काउंसिल है वो 300 BCE में पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसी संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। मौर्य युग में रॉक कट केव्स में निवास स्थान की कला का डेवलपमेंट हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से पत्थर से बना हुआ था। दीदारगंज जो पटना में है, वहां की यक्षिनी मौर्य काल की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में 12 वर्ष के अकाल के बाद सिंहासन छोड़ दिया और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने श्रवण बेलगोला के बाहुबली मंदिर के सामने चंद्रगिरी हिल्स, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर स्थित एक जैन मठ में मेसल लेखना, जिसे फास्टिंग टू डेथ कहा जाता है, वो शुरू की और 298 BCE में यानी 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग किए। चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन छोड़ने के बाद उनकी पत्नी दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। ग्रीक राइटर्स जो हैं वो बिंदुसार को अमित्रोकेडीज, जिसे संस्कृत में अमित्र घात कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ये कहा है ग्रीक राइटर्स ने बिंदुसार। जैन ग्रंथ में उन्हें सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार, जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला, उन्होंने दक्कन पर भी विजय हासिल की थी। चाणक्य जो है वो बिंदुसार के समय भी मंत्री रहे थे। चाणक्य के बाद खल्लाटक और राधागुप्त महामंत्री बने थे बिंदुसार के। सेल्यूकस के बाद उसके उत्तराधिकारी जो एंटियोकस I थे, उन्होंने डायमेकस को अपना एम्बेसडर बनाकर यानी राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इजिप्ट के राजा टॉलमी II फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में एम्बेसडर बनाकर भेजा था। बिंदुसार का बेटा अशोक 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता बिंदुसार के शासन के समय अवंती, जहां की राजधानी उज्जैनी थी, वहां का वायसराय या उपसम्राट था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से अशांति हो गई थी, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को तक्षशिला भेजा था। अब बात करते हैं अशोका की, जो इतिहास में सबसे प्रतापी राजाओं में जाना जाता है। अशोका द ग्रेट 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया।
बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना। सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफैन थेलर ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का यानी अशोकन पिलर का पता लगाया था। फर्स्ट टाइम जेम्स प्रिंसेप जो कि एक अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में, उन्होंने इंडियन एपिग्राफी जिसे स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख या अभिलेखों के स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है, उन्होंने पहली बार 1837 ईस्वी में यानी 1837 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को डेसिफर किया और इन दो स्क्रिप्ट्स में अशोका के अभिलेख लिखे हुए थे। इनमें खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इनमें से अधिकतर पर किंग को रेफर किया गया था पियदस्सी के नाम से, मतलब प्लेजेंट टू बिहोल्ड। कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जिसमें अशोका भी लिखा था, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के। अशोका 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना और लगभग 4 साल के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में हर जगह देवनाम प्रिय कहा गया है उसे। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय कहलाता था। भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध नरेश प्रियदर्शी कहा है। अशोक ने रूपनाथ शिलालेख जो कि सबसे पहला लघु शिलालेख था, मतलब स्टोन इंस्क्रिप्शन था, उसमें खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक का नाम गुजरा लघु शिलालेख जो दतिया मध्य प्रदेश में है और मास्की, नेतुर एवं उडेगोलम लेख में भी अशोक का ही नाम हम पाते हैं। लघु शिलालेख जो पास्की में भी है उसमें भी अशोक का नाम हमें मिलता है। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके इंस्क्रिप्शंस, रिकॉर्ड्स, अभिलेखों से मिलती है जो अधिकतर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अधिकतर इनके इंस्क्रिप्शन लिखे। पहले शिलालेख के बारे में जानते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस के। ये गिरनार, कालसी, मानचेहरा, शाहबाजगढ़ी, सोपारा, जौगढ़, एरागुड़ी और धौली में मिले। खरोष्ठी लिपि में केवल 2 अभिलेख हैं इसमें से, शाहबाजगढ़ी और मानचेहरा। फिर है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख से भी हमें अशोक के हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। स्तंभ लेख का मतलब होता है पिलर इंस्क्रिप्शंस। और फिर है गुहा लेख, केव राइटिंग्स। केव राइटिंग्स में रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में लिखा हुआ है। लघु स्तंभ लेख जो हैं, जो स्मॉल स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें राजकीय घोषणाएं मतलब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और ऑर्डर्स को लिखा गया है। शर ए कुना जो कांधार में है, वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख हैं, वहाँ के रिकॉर्ड्स जो हैं वो आरामाइक स्क्रिप्ट और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। जबकि लघमान जो कि काबुल में है और तक्षशिला के जो इंस्क्रिप्शंस और रिकॉर्ड्स हैं वो आरामाइक स्क्रिप्ट में लिखे। अशोक की 3 रानियां थी। एक देवी जो महादेवी विदिशा के ट्रेडर की बेटी थी, असंधिमित्रा और कारुवाकी। अशोक के अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि उसका जो साम्राज्य है वो असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष तक था। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अफगानिस्तान है आज का, वहां से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। अशोक ने धम्म बेसिकली मोरल प्रिंसिपल्स हैं, उसका प्रतिपादन किया। इसका पालन सभी लोग कर सकें, ऐसा अशोक ने धम्म को बनाया था। इसका डेफिनेशन अशोक के 7th पिलर इंस्क्रिप्शन में यानी 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। इसके डेफिनेशन को अशोक ने गहलोवाट सोन से लिया था और सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके 3 डायमेंशन थे धम्म के। अशोक ने बोध गया की तीर्थ यात्रा से धम्म यात्रा के ट्रेडिशन को शुरू किया था। उसने लुम्बिनी जो कि बुद्ध का जन्म स्थान है, कपिलवस्तु जहां बाल्यावस्था स्थल है बुद्ध का, गया जो तपोभूमि और ज्ञान प्राप्ति का स्थल है भगवान बुद्ध का, सारनाथ जहां धर्म चक्र प्रवर्तन स्थल है जहां की प्रथम उपदेश दिया गया था, कुशीनगर जो महापरिनिर्वाण स्थल है और बुद्ध कोन कमन जहां कनक मुनि के स्तूप हैं, वहां की यात्रा अशोका ने की। अशोक पहला ऐसा रूलर था जिसने अपने धम्म के मैसेजेस को नेचुरल रॉक्स और स्टोन्स, पॉलिश्ड पिलर्स सब पे लिखवाया, जिसमें ब्राह्मणों और वृद्धों के लिए रेस्पेक्ट और जेनरसिटी की बात की और वर्ल्डली लाइफ को छोड़ देने की बात की गई और काइंड ट्रीटमेंट विद स्लेव्स और सर्वेंट्स की बात की और सभी रिलीजन्स और ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट देने की बात की। अशोक के शासनकाल में बनाए गए बराबर पहाड़ी के केव्स में आजीविकों के लिए सुदामा की गुफा
कर्ण चौपड़ की गुफा, नागार्जुन पहाड़ी के केव्स, ये सभी बहुत ही फेमस केव्स में आते हैं। अशोक के शासन में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स थे। अशोक को निग्रोध नाम के भिक्षु ने बौद्ध मत की दीक्षा दी थी और दिव्यावदान और चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग के अनुसार अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। भब्रू अभिलेख में लिखा है कि अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को नमस्कार किया और इसी इंस्क्रिप्शन में यह भी लिखा है कि अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने 5वें बृहत शिलालेख में कहा है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, और अशोक ने बोध गया जो कि बिहार में है, वहां महाबोधि का निर्माण भी करवाया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पोता दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने शिकार और बाकी यात्राओं को रोक दिया था और धर्म यात्राएं शुरू की। सभी ऑफिसर्स को हर 5 साल पर धर्म यात्रा पर जाने का ऑर्डर दिया। रानी का अभिलेख जो कि कौशाम्बी और प्रयाग के पिलर्स में है, वहां अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान किए जाने के बारे में भी लिखा हुआ है। 7th पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि अशोक द्वारा जनता को दिए गए धर्म संदेश को धर्म श्रवण भी कहते हैं। राजा बनने के 10 साल बाद 8वें शिलालेख बोध गया का निर्माण किया गया। 12वें साल में अशोक ने निगाली सागर की धर्म यात्रा की और कनक मुनि के स्तूप का विस्तार किया। 13वें वर्ष में धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारी को अपॉइंट किया। 20 साल के बाद रुमिनदेई गया और वहां पूजा की। रुमिनदेई का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में पता चलता है, जबकि बाकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो जनरली प्रशासन के बारे में लिखे हुए। यवन, गांधार और कंबोज के बारे में 5वें और 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। सोहगौरा और महास्थान के अभिलेख से ग्रैनरी मतलब अनाज भंडार के बारे में पता चलता है। अशोक ने बेटे महेंद्र और संघमित्रा जो उनकी बेटी थी, उनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के समय में रज्जुक नाम का जो ऑफिसर था वो आधुनिक जिलाधिकारी, जो अभी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वैसे थे, जिसे राजस्व और न्याय मतलब रेवेन्यू और जस्टिस दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों, जिसे कारवां कहते हैं, उनके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। रुमिनदेई स्टोन इंस्क्रिप्शन से अशोक काल के इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स मतलब टैक्सेशन, इन सब का विवरण मिलता है। टैक्स जो उस वक्त था वो कुल उत्पादन का 1/8 भाग मतलब 1/8 पार्ट था, और बलि जो सेस था, सेस जिसको हिंदी में उपकर कहते हैं, वो उपज के अलावे लिया जाता था। इसको माफ कर दिया था अशोक ने। तो अशोक ने सेस को माफ कर दिया था। कौन से सेस को? बलि सेस को। हिस्ट्रियन जो विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं, उनकी बुक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में एविडेंस के बेसिस पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं, जो कि 10वें साल में बोध गया में की गई और 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा की गई, का विवरण है। बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी गांव के भोग कर को मतलब भोग टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था और रेवेन्यू टैक्स 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, मतलब 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे गए। अशोक के फर्स्ट शिलालेख मतलब फर्स्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन में पशु बलि निषेध के बारे में लिखा हुआ है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर। लिखा है यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। 5th पिलर यानी 5वें स्तंभ में भी अशोक द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के स्लॉटर यानी वध पर बैन करने के बारे में लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान। जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 BCE में। यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कलिंग पर राजा अशोक की नजर थी। कलिंग एक इंपॉर्टेंट किंगडम था क्योंकि यह साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था। यह हाथियों मतलब एलिफेंट्स और हाथी दांत यानी एवोरीज के लिए फेमस था। इसलिए हिस्ट्रियन प्लिनी के अनुसार अशोक ने इसे कैप्चर करना चाहा। तो अशोक ने अपने शासनकाल में धौली के पास कलिंगा में युद्ध किया और कलिंग के राजा को हरा दिया। अशोक को कलिंग युद्ध से बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ, जिसको उसने अपने 13वें शिलालेख यानी 13th स्टोन इंस्क्रिप्शन में कलिंग युद्ध के एविडेंस के साथ अपने दुख को भी एक्सप्रेस किया हुआ है।
अशोक के 12th स्टोन इंस्क्रिप्शन में अशोक ने सभी संप्रदायों यानी कम्युनिटीज के सहिष्णुता हेतु उपाय बताए। अशोक के 2nd और 13th शिलालेख से संगम राज्यों चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका का पता लगता है। 13th शिलालेख से अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का भी उल्लेख है। वो 5 राजा कौन कौन है? एंटियोकस II जो सीरिया के हैं, टालेमी II फिलाडेल्फस जो मिस्र के हैं, इजिप्ट एंटीगोनस जो मैसिडोनिया के, मग जो साइरीन के और अलेक्जेंडर जो एपीरस के थे। गोरखपुर के सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा से प्राप्त महास्थान के अभिलेख जो कि प्राकृत भाषा में है, वहां से फेमाइन रिलीफ यानी अकाल के समय राहत कार्य के बारे में पता चलता है। रानी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान का डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको बताया, कौशाम्बी और प्रयाग के रानी स्तंभ लेख में है। संघमित्रा के अलावा अशोक की पुत्री चारुमती भी थी जिसका विवाह नेपाल के देवपाल से हुआ। आइए इस समय के मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को जान लेते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी वाला एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें पूरी तरह केंद्रीयकृत नौकरशाही प्रशासन तंत्र हुआ करता था, जो कि एक सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय होता है उसके द्वारा चलाया जाता था। एक सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे और हर डिपार्टमेंट का एक चीफ होता था जिसका हेड सुपरिंटेंडेंट या अधीक्षक कहलाता था। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस देखती थी और पुलिस उस वक्त रक्षिन कहलाती थी। पाटलिपुत्र में सेंट्रल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय भी बनाया गया था। प्रोविंसेस जो हैं उनका जनपदों में डिवीजन किया हुआ था और इसे ही जिला या डिस्ट्रिक्ट या स्थानीय भी कहते थे। जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, प्रशासक, उनको स्थानिक कहते थे। एक डिस्ट्रिक्ट में 800 गांव हुआ करते थे और गांव और जनपद इनके बीच में गोप नाम का ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था। गोप का काम था अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम करना और सेंसस ऑफिसर के तौर पर काम करना। हर जनपद में 3 मेन ऑफिसर होते थे। प्रादेशिक जिनका काम था इंस्पेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी 5 ईयर्स। राजुक जिनका काम था लैंड सर्वे करना और रेवेन्यू एस्टिमेट करना। युक्त जो कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस और अकाउंट्स देखते थे। राजस्व वसूली के लिए जो अधिकारी थे उन्हें कलेक्टर या समाहर्ता कहा जाता था। ट्रेजरी ऑफिसर पनिधाता कहलाता था। उन पे भी ऑफिसर्स निगरानी रखते थे और उन ऑफिसर्स को गृह पुरुष या जासूस भी कहते थे। वो गुप्तचर विभाग में नियुक्त किए जाते थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। 2 तरह के स्पाई हुआ करते थे उस वक्त, गुप्तचर हुआ करते थे। एक थे संस्था, दूसरे थे संचरा। संस्था का मतलब जो एक ही स्थान पर रहते थे और संचरा का मतलब जो ट्रैवल करने वाले स्पाई थे उनको संचरा कहते थे। मेल स्पाई जो थे उन्हें संती, तिस्ना और शरद के नाम से जाना जाता था और फीमेल स्पाई को वृषली, भिक्षुकी, परिव्राजक कहा। एरियन ने स्पाई को ओवरसियर भी कहा है और स्ट्रैम्बो ने इनको इंस्पेक्टर कहा है। उपधा टेस्ट लेकर ही गुप्तचर विभाग में स्पाइस की रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। अब इकोनॉमी या टैक्स के बारे में जानते, कर के बारे में। जो कलेक्टर जो समाहर्ता था वही फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी था और होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री के रूप में भी काम करता था। मौर्य साम्राज्य की जो राजकीय मुद्रा थी, मतलब जो गवर्नमेंट की करेंसी थी, वो सिल्वर से बनी होती थी और सब चांदी से, और उसे पर्ण कहते थे। उसका जो वेट होता था वो 3/4 तोला। गोल्ड कॉइन्स उस वक्त जो थे उसको निष्क या सुवर्ण कहा जाता था और सिल्वर कॉइन्स जो थे वो उस वक्त के पर्ण, रुपये, धारण और शतमान। कॉपर कॉइन्स को माशक, भाषक और काकड़ी के नाम से जाना जाता था। सिल्वर और कॉपर दोनों के मिले हुए मिश्रित अलॉय कॉइन्स को कासारपन कहा जाता था। जो सीता भूमि थी वो गवर्नमेंट लैंड भूमि थी और इस पर उत्पादन काम के लिए सीताध्यक्ष नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था। सिंचाई पर भी यानी इरिगेशन पर भी टैक्स लगाते थे और उसे उदाय भाग कहा जाता था। यह उपज जो होती थी टोटल, उस उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक यानी 1/5 से 1/3 तक क्रॉप प्रोड्यूस का टोटल लिया जाता था। और वर्षा को यानी रेन वाटर को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट जो अवेलेबल थे उसे अरतनी कहा जाता था। जो पिंड कर है, पिंड कर सभी विलेज के लोगों को इकट्ठा करके देना होता था और यह एक रिवाजी टैक्स था। जो टैक्स फ्री विलेजेस थे उनको पारिहारिक कहा जाता था और जो टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था ब्राह्मण को, उनको ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो हिरण्य टैक्स है वो किसानों से कैश के रूप में लिया जाता था। जो फूड ग्रेन्स, एनिमल्स, गोल्ड के रूप में टैक्स देने वाले जो विलेज होते थे उसे हिरण्य कहते थे। गार्डन से यानी बगीचों से जो प्राप्त होते थे इनकम, उसे सेतु कहा जाता था।
सैनिक जो सोल्जर्स प्रदान करते थे, कुछ गांव ऐसे भी थे जो सोल्जर्स प्रदान करते थे, उन्हें आयुधीय कहते थे। प्रणय टैक्स मतलब वार के लिए जाने वाला इमरजेंसी टैक्स, ये प्रणय टैक्स था। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स देने वाले विलेज को विष्टि कहते थे। जो रॉ मटेरियल्स देने वाले जो विलेज थे उन्हें कुप्य कहते थे। राजा को षडभागी कहते थे क्योंकि रेवेन्यू टैक्स रेट का कुल उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। जो भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू है उसे भाग कहा जाता था। बलि जो कि एक सेस है, मैंने पहले ही बताया। उपकर जो उपज के अलावा लिया जाने वाला एक धार्मिक कर यानी रिलीजियस टैक्स था। ट्रेड या व्यापार शुल्क यानी व्यापार फी जो है वो 3 प्रकार के थे। इंडियन गुड्स पर जो लिया जाने वाला फी था वो एक्सटर्नल या बाह्य कहलाता था। कैपिटल मतलब राजधानी में लिया जाने वाला जो फी था वो इंटरनल या आभ्यंतर टैक्स कहा जाता था। विदेशी माल यानी ओवरसीज गुड्स पर जो लिया जाने वाला फी था उसे आतिथ्य कहते थे। सी रूट्स को संयान पथ कहते थे। एक्सपोर्ट ड्यूटी को निष्क्रामय कहते थे। इंपोर्ट ड्यूटी को प्रवेश्य कहते थे। अर्थशास्त्र में कॉइन्स के लिए रूप शब्द का यूज हुआ है। मुद्रा शास्त्र के बुक का नाम रूप सूत्र है। जुडिशियरी के बारे में जानते हैं। मौर्य काल में जो न्यायालय था, कोर्ट था, उसे धर्मस्थीय कहते थे। धर्मस्थीय में सिविल केसेस यानी दीवानी मामले देखे जाते थे। और कंटक शोधन जो न्यायालय थे यानी कंटक शोधन नाम का जो कोर्ट था, वहां क्रिमिनल केसेस यानी फौजदारी मामले देखे जाते थे। न्यूज रिपोर्टर हुआ करते थे। पतिदेवक का काम था कि वो राजा को रिपोर्ट करे कि साम्राज्य में लोगों के बीच कौन से अफेयर्स चल रहे हैं। उन अफेयर्स की जानकारी राजा को दी जाए न्यूज रिपोर्टर के द्वारा, जिन्हें पतिदेवक कहा जाता था। उस वक्त 5 बड़े मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे एम्पायर में। कैपिटल पाटलिपुत्र और प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा है मिलिट्री एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी के बारे में, जिसमें 6 सब कमेटी थी। एक सब कमेटी नेवी को देखती थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट मैनेज करती थी, तीसरी फुट सोल्जर्स को यानी पैदल सेना को देखती थी, चौथी हॉर्सेस को देखती थी, पांचवी रथों को देखती थी, छठी एलिफेंट्स को देखती थी। जो सेकेंड सब कमेटी का जो फंक्शंस था वो क्या था? बुल्लक कार्ट को अरेंज करना ताकि इक्विपमेंट को कैरी कर सकें, फूड जो है सोल्जर्स के लिए ले जा सकें, एनिमल्स के लिए फोडर ले जा सकें, और आर्टिसंस और सर्वेंट्स को रिक्रूट कर सकें ताकि सोल्जर्स को लुक आफ्टर किया जा सके। सैन्य विभाग का जो प्रधान सेनापति होता था उसे नायक कहते थे। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा, जिसका जो चीफ होता था उसको प्रमुख या नागरिक कहते थे। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला मंत्री, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां दार्शनिक। जो फार्मर्स हैं उनकी संख्या मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा थी, यानी कृषकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उसके बाद क्षत्रिय का नंबर आता था। जो वॉरियर्स थे, जो योद्धा वर्ग थे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। ब्राह्मण को समाज की शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षक के रूप में जाना जाता था, जिन्हें टैक्स से फ्री रखा गया था। क्राइम या अपराध करने पर भी ब्राह्मण को सजा इस प्रकार दी जाती थी कि उसके माथे पर एक चिन्ह ढक दिया जाता था। मेगास्थनीज ने बताया कि भारत के लोग यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीस की पूजा करते थे, जिसकी साम्यता हिंदू देवताओं शिव और कृष्ण से मिलती है। जो मौर्य के समय में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था, मंत्री परिषद, उसमें समाहर्ता जो कलेक्टर्स थे वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, राजस्व कलेक्ट किया करते थे। जो अंतपाल था वो सीमा रक्षक या बॉर्डर गार्ड्स फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। उस वक्त प्रदेष्टा जज के सुप्रीम पोस्ट पर थे और वो प्रेसिडेंसी रिलेटेड मैटर्स को देखते थे। जो मिनिस्टर्स हेड्स पर करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनका भी ध्यान रखते थे, और कमिश्नरों के और कमिश्नरीज के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। वो वाणिज्य मतलब कॉमर्स का जो अध्यक्ष था वो पण्याध्यक्ष कहलाता था। राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था सीताध्यक्ष कहलाता था। माइंस का अध्यक्ष आकाराध्यक्ष कहलाता था। प्रिंटिंग प्रेस का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। मेटल्स का अध्यक्ष लोहाध्यक्ष कहलाता था। जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था। बूचड़ खाने मतलब स्लाटर का जो अध्यक्ष था सूराध्यक्ष कहलाता था। वेश्याओं का जो निरीक्षक हुआ करता था, प्रोस्टिट्यूट्स का इंस्पेक्टर, उसको गणिकाध्यक्ष कहते थे। और मौर्यन सोसाइटी में डाइवोर्स मतलब तलाक की प्रथा भी थी। जो सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ पिलर, उसको अशोक ने बनवाया था। इस पिलर के टॉप पर लायन मतलब सिंह है, जो शक्ति का प्रतीक है, इसकी आकृति है, और भारत सरकार ने इसे नेशनल सिंबल बनाया है। सभी पिलर्स
चुनार के सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर से बने। अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए सांची के स्तूप को आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भरूच का जो स्तूप है सतना मध्य प्रदेश में है और इन स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में अमरावती के स्तूप गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, वहां का पता लगाया था। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्त काल का है, जो फ्लैट ग्राउंड पर बिना फाउंडेशन के बना। पटना पाटलिपुत्र में बिहार के पास बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान, नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हार जो जहाँ पे राजप्रसाद के अवशेष, वहाँ स्पूनर महोदय के एफर्ट से की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के रिमेन्स मिले। पटना के दीदारगंज से मौर्य काल के भारत के फर्स्ट 3D फीमेल स्टैच्यू दीदारगंज यक्षिनी मिली। अशोक के डेथ के बाद मौर्य साम्राज्य 2 भागों में बट गया। जो पश्चिमी भाग था वहां का शासक कुणाल हुआ, जिसे धर्मनिवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। वो ब्लाइंड थे, अशोक के बेटे थे। और जो पूर्वी यानी ईस्टर्न भाग था वहां की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां के शासक दशरथ थे और वो अशोक के पोते थे। इन 2 भागों में अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य बट गया था। जो मगध का प्रशासन है दशरथ के हाथ में था और दशरथ ने गोपिका गुफा को अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था। इसके बाद संप्रति मौर्य है, जिन्हें जैन अशोक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दशरथ के डेथ के बाद शासन संभाला। उसने जैन मुनि सुहासिन के प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार किया और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में लोमेश ऋषि और गोपिका केव्स को आजीविकों को दान में दे दी थी। संप्रति ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की ही तरह श्रवण बेलगोला में संलेखना करते हुए शरीर त्याग दी। संप्रति के बाद शालीशुक मौर्य शासक बना, जिसने 12 साल तक शासन किया और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में मतलब 184 BCE में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। थैंक यू। जय हिंद।